अहम खबरों से। भारत में 12 से 18 साल के बच्चों को जाइडस कैडिला के कोरोना वैक्सीन सितंबर से लगना शुरू हो सकती है। बता दें कि वैक्सीन मामले पर बनी विशेषज्ञ समिति के प्रमुख ने ये संकेत दिए हैं। खास बात यह है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों पर ज्यादा असर पड़ने की आशंका के बीच से ये राहत भरी संकेत मिले हैं। जाइडस कैडिला की वैक्सीन के बच्चों पर किए ट्रायल के नतीजे सितंबर से पहले ही उपलब्ध हो जाने की उम्मीद है। वहीं इसकी जानकारी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने दी है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अरोड़ा ने कहा कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के तहत कुछ हफ्तों के भीतर ही हरी झंडी दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि सितंबर से लगा सकती है बच्चों को वैक्सीन। जाइडस कैडिला वैक्सीन बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है सितंबर से, इस बात की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि वहीं इसकी जानकारी नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन के प्रमुख डॉक्टर एन.के. अरोड़ा ने इसकी जानकारी दी है। एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही है कि जाइडस कैडिला की वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के तहत कुछ हफ्तों के भीतर ही झंडी दिखाई दे सकती है। आपको बता दें कि सितंबर से जाइडस कैडिला बच्चों को लग सकती है। जहां तीसरी वेव आने की आशंका है, वहीं ये बहुत राहत भरी खबर है कि जाइडस की वैक्सीन बच्चों को दी जाएगी। आपको बता दें कि तीसरी वेव में बच्चों के प्रभावी होने के सबसे ज्यादा संकेत दिखाए जा रहे हैं कि ये जो थर्ड वेव है वो बच्चों पे प्रभावी होगी, और इसमें ये संकेत आ रहे हैं कि अब सितंबर से जाइडस कैडिला वैक्सीन बच्चों को लगाई जाएगी, जो एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ 45 साल में पहली बार भारत की सीमा विवाद बढ़ा है, जिसमें लोगों की जान रही है और इसका असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि बीते 40 साल से चीन के साथ भारत के संबंध लगभग स्थिर रहे हैं। दोनों के बीच थोड़े बहुत तनाव जरूर है, लेकिन अनमोल रिश्ते बेहतर ही रहे हैं। लेकिन बीते 1 साल से सीमा विवाद के कारण दोनों के रिश्तों को लेकर चिंता बढ़ी है, क्योंकि चीन ने अपनी तरफ से सीमा को लेकर समझौता का सम्मान नहीं किया है। इससे दोनों के बीच भरोसे पर असर पड़ा है। मॉस्को के इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिलेशन के एक कार्यक्रम में उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बात की और कहा कि इस मामले में चीन उपवाद भी है और उदाहरण भी है, और भारत मानता है कि उसका विकास संभावित है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री की चीन को ठरी ठरी बातें कही हैं और 45 साल में पहली बार चीन और भारत के रिलेशन खराब होने की बात उन्होंने कही है। आपको बता दें कि उन्होंने चीन के बढ़ते प्रभाव को लेकर बात की और कहा, ये बात इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड रिलेशन में उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कही है कि इस मामले में चीन उपवाद भी है और उदाहरण भी है, और भारत मानता है कि उसका विकास संभावित है। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने चीन को लेकर बात कही है। 45 साल में पहली बार बड़ा सीमा विवाद, 40 साल में संबंध लगभग स्थिर रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो संभावना इतनी बिगड़ गई है और इस विवाद में लोगों की जान भी रही है। आपको बता दें कि 45 साल में ये पहली बार हुआ है। विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा है, 45 साल में पहली बार बड़ा सीमा विवाद, 40 साल तक रिलेशन स्थिर रहे हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्री ने एक कार्यक्रम में चीन को लेकर बात कही है। नरेंद्र मोदी सरकार के नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के गुरुवार को अपना कार्यभार संभाला है। वहीं कार्यभार संभालते ही रेल मंत्री ने सबसे पहले अपने स्टाफ के काम करने के समय को बदल दिया। जानकारी के मुताबिक रेल मंत्री का स्टाफ अब 2 शिफ्ट में काम करेगा। बता दें कि यह शिफ्ट सुबह 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करेगा। रेल मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभी यह आदेश सिर्फ रेल मंत्री के कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए है, हालांकि आगे इसका विस्तार हो सकता है। बता दें कि पूर्व नौकरशाह अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को मंत्री पद की शपथ ली थी। उन्हें रेल मंत्रालय के साथ ही सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भी जिम्मेदारी दी गई थी। आपको बता दें कि नए रेल मंत्री एक्शन मोड पर है। उन्होंने जैसे ही कार्यभार संभाला, उन्होंने कार्यभार संभालते ही समय जो काम करने का समय है वो बदल दिया और स्टाफ को 2 शिफ्ट में
करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि उन्होंने बात कही है कि सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक अब शिफ्ट जारी रहेगी। आपको बता दें कि जैसे ही रेल मंत्रालय ने अपना कार्यभार संभाला, अपने मोड एक्शन उन्होंने ले लिया है। कार्यभार संभालते ही बदला समय। आपको बता दें कि उन्होंने सभी स्टाफ को 2 शिफ्ट में आने के आदेश दिए हैं और सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक शिफ्ट चालू रखने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि सभी स्टाफ अब 2 शिफ्ट में काम करेंगे। आपको बता दें कि वीरवार को ही उन्होंने शपथ ली है और कार्यभार संभालते ही उन्होंने समय बदल दिया। आपको बता दें सभी स्टाफ 2 शिफ्ट में काम करेंगे। ये नया रेल मंत्री का एक्शन मोड है। कोरोना की दूसरी लहर जैसे ही कुछ कम हुई, लोग छुट्टियां मनाने के लिए पहाड़ों पर चल दिए। लगातार उमड़ रही भीड़ से कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच अब पहाड़ों पर सख्ती शुरू हो गई है। हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, यहाँ पर लोग बेपरवाह घूम रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से सख्ती अपनाई गई है। उत्तराखंड के मसूरी के मशहूर कैंपटी फॉल का वीडियो बीते दिन वायरल हुआ था, जहां झरने के नीचे सैकड़ों लोग एक साथ नहा रहे थे, जिसके बाद अब उस पर एक्शन लिया गया है। मसूरी की कैंपटी फॉल में अब एक साथ सिर्फ 50 लोग ही अंदर जा सकेंगे। इन लोगों को सिर्फ आधे घंटे का समय मिलेगा। जिला प्रशासन द्वारा जानकारी दी गई है कि झरने में नहाने के लिए हर व्यक्ति को 30 मिनट का वक्त मिलेगा। वक्त पूरा होते ही हॉर्न बजना शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि वायरल वीडियो पर प्रशासन का एक्शन देखने को मिला है। पहाड़ी इलाकों में भीड़ ने चिंता बढ़ाई थी, जिस पर अब प्रशासन सख्त हो गई है और उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में अब हो रही है सख्ती। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले मसूरी के एक मशहूर जगह कैंपटी फॉल की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां पर झरनों के नीचे सैकड़ों लोगों को एक साथ देखा गया था, जिसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया और एक नया रूल जारी किया है कि अब एक वक्त में सिर्फ 50 लोग ही कैंपटी फॉल में नहा सकते हैं और उन्हें आधे घंटे का यानी कि 30 मिनट का वक्त मिलेगा। जैसे ही वो वक्त पूरा होगा, वहां पे हॉर्न बज जाएगा और उन सभी लोगों को कैंपटी फॉल से बाहर आना होगा। नई दिल्ली में लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर तंज करते हुए कहा है कि पीएम की बस मित्रों की जवाबदारी है। आपको बता दें कि आधे से ज्यादा देश में पेट्रोल की कीमत 100 से आंकड़ों को पार कर रही है। कुछ जगहों पर डीजल भी 100 के आंकड़ों को पार कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश पर भारी, पीएम की बस मित्रों की जवाबदारी। इसके साथ ही उन्होंने सीएनजी जैसे मुद्दों पर भी टैग किया। बता दें कि महंगे तेल पर राहुल गांधी का तंज, उन्होंने पीएम मोदी पर ट्वीट कर साधा निशाना। आपको बता दें कि ट्वीट कर साधा निशाना पर उन्होंने बढ़ती महंगाई पर तंज कसा है और महंगाई पर उन्होंने बात कही है कि भारत में लगातार बढ़ती महंगाई जारी है, पीएम की बस मित्रों की जवाबदारी है और महंगाई से लोग परेशान है। इस बात पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने ट्वीट कर मोदी सरकार को अपने तंज में कसा है। आपको बता दें कि महंगाई का विकास जारी, अच्छे दिन देश में भारी, पीएम की बस जवाबदारी कहे ये बात राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में साझा की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह से गुरुवार शाम मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। जानकारी के अनुसार नड्डा गुरुवार शाम दिल्ली से विमान के जरिए लखनऊ आए। नड्डा के साथ बीजेपी के राष्ट्रपति महामंत्री बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली से लखनऊ आए। हवाई अड्डे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जैसे कई मंत्रियों और बीजेपी पद अधिकारियों ने नड्डा का स्वागत किया। आपको बता दें कि नड्डा का स्वागत करने एयरपोर्ट पहुंचे सीएम योगी, पूर्व सीएम कल्याण सिंह मिले जेपी नड्डा से, एसजीपीजीआई से मिले जेपी नड्डा, पद अधिकारियों ने किया नड्डा का स्वागत। आपको बता दें कि लखनऊ के एयरपोर्ट पर पद अधिकारियों ने नड्डा का स्वागत किया है, जहां वो हालचाल लेने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह से मिले जेपी नड्डा। आपको बता दें पूर्व सीएम कल्याण सिंह से का हालचाल पूछने के लिए जेपी नड्डा विमान के जरिए लखनऊ पहुंचे, जहां पे सीएम योगी आदित्यनाथ और कई पद अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि एसजीपीजीआई में मिले जेपी नड्डा।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती हैं। उनकी तबियत में अब भी कोई खास सुधार नहीं देखा गया है। मिली जानकारी के मुताबिक उनकी तबियत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं उनसे मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अस्पताल पहुंचे। आज सुबह पीएम मोदी ने भी खुद उनके पोते से बात कर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली, जिसका पीएम मोदी ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह की तबियत नाजुक बनी हुई है। योगी और नड्डा मिलने पहुंचे और वहीं पीएम मोदी ने ट्वीट पर एक जानकारी साझा की है और उन्होंने बताया कि उन्होंने उनके पोते से उनकी हालचाल जाना है और पीएम मोदी ने भी उनका हालचाल का अपडेट लिया है और ये जानकारी उन्होंने ट्विटर के जरिए साझा की है। आपको बता दें कि कल्याण सिंह की तबियत नाजुक है और योगी और नड्डा भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे हैं। उसके साथ साथ पीएम मोदी ने भी उनके हेल्थ की जानकारी दी है। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने उनके पोते से उनकी हेल्थ के अपडेट लिए हैं और कल्याण सिंह की तबियत नाजुक है। आपको बता दें कि वो अभी भी अस्पताल में भर्ती है और उनकी हालत में कोई सुधार अभी नहीं देखा गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पिछले 3 दिनों से चित्रकूट में है, जहां आज और कल उनकी एक बड़ी बैठक होनी है। माना जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना और अन्य विषयों पर चर्चा होगी। साथ ही बैठक में यूपी समेत 5 राज्यों में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर भी फोकस रहेगा। बता दें कि अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक हर साल जुलाई में होती है। हालांकि पिछले साल चित्रकूट में ही आयोजित बैठक कोरोना के चलते नहीं हो पाई थी। वहीं इस साल ये बैठक चित्रकूट में कोरोना के नियमों के मद्देनजर हो रही है, जिसको लेकर कुछ कार्यकर्ताओं यहाँ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ वर्चुअल तरीके से जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि वर्चुअल तरीके से कुछ कार्यकर्ता और कुछ वहां पे जुड़ेंगे। चित्रकूट में मोहन भागवत की बैठक, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर अहम बैठक इसको बताया जा रहा है और आज और कल ये बड़ी बैठक होगी और आगामी विधानसभा चुनाव पर हो सकता है फोकस। ये बात कही जा रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव पर इस बैठक का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और आज और कल ये बड़ी बैठक की जाएगी। आपको बता दें कि चित्रकूट में ये बैठक रखी गई है और मोहन भागवत इस बैठक का संचालन करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में पिछले साल हुई हिंसा को लेकर कोर्ट का फैसला सामने आया है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म अब एक पावर सेंटर बन गए हैं, जिनके पास लोगों को प्रभावित करने की ताकत है। बता दें कि अदालत ने इस दौरान फेसबुक के उस कमेंट पर भी आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक पोस्टिंग प्लेटफॉर्म है जो थर्ड पार्टी की जानकारी साझा करता है। यह फैसला दिल्ली विधानसभा की शांति एवं कमेटी द्वारा समन भेजे जाने के खिलाफ आया है। इसी के साथ फेसबुक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त हो गया। आपको बता दें कि हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठे थे, जिस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बात कही। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फेसबुक भी अब एक पावरफुल साइट है और ना वो सिर्फ थर्ड पार्टी की जानकारी साझा करता है, इस पे एक अहम भूमिका अब फेसबुक यहाँ पे निभाता है। आपको बता दें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रभावित करने की ताकत है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है और फेसबुक की भूमिका पर जो सवाल उठे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना बयान दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म को प्रभावित करने की ताकत बताई है। उन्होंने कहा कि फेसबुक और डिजिटल प्लेटफॉर्म सिर्फ थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन साझा नहीं करता, वो एक ताकत रखता है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेशन फर्स्ट।